हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो वंस अगेन मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नए साल में एंट्री करते हुए। 2025 का से स्टार्ट हो चुका है। आई होप आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। बहुत लोग स्टेटस पे भी लगे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रात को बैठ के स्टडी भी की होगी। तो वो डेडिकेशन जो है ना आपका, वो आगे जाके आपके सक्सेस में तब्दील होने वाला है। तो चलिए, आई होप आपका कल का दिन बहुत अच्छा गया होगा। आप नेक्स्ट दिन अच्छा करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं होम साइंस से रिलेटेड, जो रहेगा आपका टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट से। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सा मोलर प्रेगनेंसी का प्राथमिक कारण है। ऑप्शन ए है गर्भाशय की परत के बाहर भ्रूण का प्रत्यारोपण, बी है असामान्य निषेचन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, सी है गर्भाशय की दीवार से प्लेसेंटा का जुड़ने में असफल होना, और डी है भ्रूण में आनुवांशिक उत्परिवर्तन की उपस्थिति। एक बार इसको आप इंग्लिश में भी देखिए, प्राइमरी कॉज ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, असामान्य निषेचन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की गलत संख्या होती है। हमारे गुणसूत्रों की संख्या 23 होते हैं जोड़े, यानी टोटल कितना होता है 46। ठीक है, ये गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसके सामान्य भ्रूण के बजाय असामान्य ऊतक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दो शुक्राणुओं द्वारा एक खाली अंडे का निषेचन करने में, या एक सामान्य और एक असामान्य गुणसूत्र के संयोजन से ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कार्ल रोजर्स के व्यक्तित्व सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है जब किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा और उनके अनुभवों के बीच विसंगति उत्पन्न होती है, जिससे असहजता और रक्षात्मकता की भावना पैदा होती है। ऑप्शंस क्या हैं, आत्मबोध, असंगतता, बिना शर्त सकारात्मक सम्मान, और पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति। एक बार इसको यहाँ देखिए। चल, एक सेकेंड। हाँ जी, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, असंगतता। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा, वे खुद को कैसा देखते हैं, उनके वास्तविक अनुभव के बीच मतलब एक अलग टाइप का वो आ जाता है, एक अलग सोच आ जाती है कि हमारा जो खुद का देखना है और जो वास्तविकता में है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो चिंता की भावनाएं, और एक तरह से मतलब इंसान अपने आप को समझ नहीं पाता पूरी तरह से। तो वहां पे जो प्रॉब्लम हो जाती है उसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मानसिक कल्याण के लिए आवश्यक है कि बिना शर्त सकारात्मक सम्मान के वातावरण द्वारा सुगम बनाया जाता है, जहाँ व्यक्ति स्वीकार किए जाते हैं और मूल्यवान महसूस किए जाते हैं। मतलब उनको भी लगता है कि हाँ, हमारी वैल्यू है। एक व्यापक विकलांगता, जिसको अब विकलांगता की जगह हम दिव्यांगता बोलते हैं, रोकथाम कार्यक्रम को लागू करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें प्रारंभिक हस्तक्षेप और समग्र समर्थन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं इनको हमको क्रम से लगाना है। नीति विकास और संसाधन आवंटन, लक्षित स्क्रीनिंग और प्रारंभिक पहचान कारकों का कार्यान्वयन, पुनर्वास पुनः एकीकरण सेवाएं, समुदाय आधारित प्रशिक्षण और शिक्षा पहल, डेटा संग्रह, निगरानी और मूल्यांकन। एक बार आप इसको इंग्लिश में देखिए, फिर हम आंसर करते हैं। चलिए, तो यहाँ जो होने वाला है वो सबसे पहले आएगा नीति विकास और संसाधन आवंटन, फिर लक्षित स्क्रीनिंग और प्रारंभिक पहचान कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। ठीक है, उसके बाद डेटा संग्रह, निगरानी और क्या होगा, मूल्यांकन। उसके बाद होगा समुदाय आधारित प्रशिक्षण और शिक्षा पहल। ठीक है,
लास्ट होगा पुनर्वास और पुनः एकीकरण सेवाएं। ठीक है, तो इस हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम में फंसे बच्चे जैसे दुर्व्यवहार, उपेक्षा, तस्करी और बाल श्रम के जो शिकार बच्चे होते हैं, संबोधित करने और उनका समर्थन करने के लिए एक बहुचरणीय हस्तक्षेप मॉडल के चरणों का सही क्रम हमको लगाना है। ठीक है, स्क्रीनिंग और जोखिम मूल्यांकन, आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षा योजना, चिकित्सीय परामर्श और पारिवारिक मध्यस्थता, व्यक्तिगत पुनर्वास योजनाओं का विकास, सामाजिक पुनः एकीकरण और सहायता प्रणाली, आवधिक अनुवर्ती और परिणाम मूल्यांकन। आपको इसको क्रम में लगाना है। एक बार आप इसको यहाँ देखिए, फिर आप बताइए। चलिए आंसर करते हैं। तो जो इसका होगा नंबर, सबसे पहले स्क्रीनिंग और जोखिम मूल्यांकन हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षा योजना बनाएंगे। उसके बाद व्यक्तिगत पुनर्वास योजना का क्या करेंगे, विकास करेंगे। फिर उसके बाद चिकित्सीय परामर्श और पारिवारिक मध्यस्थता का काम होगा। उसके बाद सामाजिक पुनः एकीकरण और सहायता प्रणाली होगी। एंड जो लास्ट होगा वो होगा आवधिक अनुवर्ती और परिणाम मूल्यांकन, 6 नंबर। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल शोषण का सामान्य रूप से पहचाना जाने वाला प्रकार नहीं है। मतलब एक ऐसा प्रकार जो बाल शोषण के अंतर्गत नहीं आता है, वो कौन सा है। शारीरिक शोषण, वित्तीय शोषण, भावनात्मक शोषण या यौन शोषण। एक बार आप इसको इंग्लिश में भी देखें। फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल एंड सेक्सुअल अब्यूज। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो क्या कहते हैं, आपका जो बाल शोषण है उसमें नहीं आता है। तो वो है फाइनेंशियल अब्यूज, यानी ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। ठीक है, यानी जो वित्तीय शोषण है ये बाल शोषण के अंतर्गत नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन विकल्पों की पहचान करें जो वयस्कता में देखी जाने वाली प्राथमिक मनोसामाजिक और संज्ञानात्मक विशेषताओं के साथ संरेखित नहीं होते हैं, जिनमें आमतौर पर स्थिर पहचान, संज्ञानात्मक परिपक्वता और परिष्कृत निर्णय लेना शामिल है। लिक्विड बुद्धि पर अधिक निर्भरता, दीर्घकालिक संबंधों का विकास, भावनात्मक लचीलेपन में कमी, प्रतिक्रिया समय और शारीरिक सहन शक्ति में कमी, आत्म नियमन और नियंत्रण में वृद्धि, जोखिम लेने वाले व्यवहार में वृद्धि, या 7th है जीवन के अनुभव के साथ बेहतर निर्णय लेना। इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं उसमें ज्यादातर तो 5 तक ही ऑप्शंस दिए रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जहां तक 7 तक पहुंच जाता है। तो क्रम लगाने में जब तक आपको पहले और पूरा अच्छे से नहीं पता होगा तब तक क्रम लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये देखिए इधर ऑप्शन, मतलब इसमें क्रम लगाने को नहीं पूछा है, लेकिन जैसे पूछते भी है ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें क्रम लगाने के लिए भी पूछता है, 7 पॉइंट तक दे देता है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो सबसे पहले लिक्विड बुद्धि पर निर्भरता, ऑप्शन सही है। ठीक है, भावनात्मक लचीलेपन में कमी, और 6 क्या है, जोखिम लेने वाले व्यवहार में वृद्धि। ठीक है, यानी इस हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर ए, 136। ठीक है, 1, 3 एंड 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन विकल्पों की पहचान करें जो उम्र बढ़ने से जुड़े प्राथमिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों या देखभाल की जरूरतों से मेल नहीं खाते हैं, जिसमें आमतौर पर शारीरिक शक्ति, संवेदी क्षमताओं, संज्ञानात्मक प्रसंस्करण और बढ़ी हुई स्वास्थ्य सेवा सहायता में क्रमिक गिरावट शामिल होती है। ऑप्शन है
मांसपेशियों और हड्डियों के घनत्व में कमी, बेहतर संवेदी धारणा, सामाजिक समर्थन की बढ़ी हुई जरूरत, संज्ञानात्मक प्रसंस्करण गति में गिरावट। पांचवा है बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति कम संवेदनशीलता और निवारक स्वास्थ्य सेवा की बढ़ी हुई जरूरत। आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है। चलिए देखते हैं आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा कि आमतौर पर शारीरिक शक्ति या संवेदी संज्ञानात्मक प्रसंस्करण बढ़ी हुई स्वास्थ्य सेवा सहायता में क्रमिक गिरावट शामिल होती है, तो वो है बेहतर संवेदी धारणा, ठीक है, बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति कम संवेदनशीलता, यानी 2, 5, 6। 2, 5, 6 है ऑप्शन नंबर 1 में। 2, 5, 6 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चल, कौन सा स्वस्थ नवजात शिशु में देखा जाने वाला विशिष्ट प्रतिवर्त नहीं है। मोरो स्टाइल, ठीक है, क्रॉफ्स रिफ्लेक्स, ब्रबंस्की रिफ्लेक्स और यूनिलैटरल गैंग रिफ्लेक्स। नॉट पूछा गया है। नहीं, नहीं वाले क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है। चलिए, तो देखो स्वस्थ नवजात शिशु में देखा जाने वाला विशिष्ट प्रतिवर्त नहीं है, तो वो है यूनिलैटरल गैंग रिफ्लेक्स, ये नहीं है, ठीक है। तो यूनिलैटरल गैंग रिफ्लेक्स सामान्य नहीं है। गैंग रिफ्लेक्स खुद द्विपक्षीय है, जिसका डिफिनेशन होता है कि यह गले के दोनों तरफ समान रूप से होना चाहिए। एक तरफा गैंग रिफ्लेक्स, जिसमें गैंग केवल एक तरफ होता है, अंतर्निहित न्यूरोलॉजिकल मुद्दों का संकेत हो सकता है और स्वस्थ नवजात शिशुओं में ये नहीं देखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जब बच्चा विचार प्रक्रिया को उलटने में क्या होता है, सक्षम होता है, निर्णय लेने के लिए चीजें कैसी दिखती हैं इस पर निर्भर रहने में सक्षम होता है, कम अहम केंद्रित होता है, इगोसेंट्रिज्म होता है, संख्या किसको समझता है, मतलब संख्या जिसको समझता है, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेज होती है, ये पियाजे की स्टेजेस हैं, जो उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो पूर्व परिचालन चरण, ठोस परिचालन, औपचारिक संचालन और संवेदी मोटर। तो यहाँ देखिए आप इंग्लिश में, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी ठोस परिचालन अवस्था, ठीक है। तो ये जो अवस्था होती है, ये जब बच्चा आमतौर पर 7 से 11 वर्ष की आयु के लिए होता है, तो तार्किक सोच में सक्षम हो जाता है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, संरक्षण का अवधारणा को समझने लगता है, अपनी विचार प्रक्रिया को उलट पलट सकता है, वह अहम केंद्रित भी हो जाते हैं और संख्या और वर्गीकरण को भी समझना क्या कर सकते हैं, शुरू कर देते हैं। मध्य वयस्कता के दौरान कल्याण के आयाम हैं, ठीक है, आत्म स्वीकृति, स्वायत्तता, दुख, आक्रोश, मध्य जीवन संकट, व्यक्तिगत विकास। कौन कौन से हैं मध्य वयस्क के, वयस्कता, ये रहे आपके ऑप्शन। चलिए, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा, पहली बात तो मध्य वयस्कता के दौरान कल्याण के आयाम, आत्म स्वीकृति हो जाती है, ठीक है, स्वायत्तता आ जाती है, और क्या होता है, व्यक्तिगत विकास हो जाता है मध्य वयस्कता अवस्था में, ठीक है। तो इसी हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल ग्रोथ भी उनकी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको
मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँगी। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ध्यान रखिए, ठंड बहुत है, ठंडों से बचे रहिए और अपने माता पिता की सेवा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।